So hi guys, very warm welcome. So in continuation to our last week's seminar, this time we are going to discuss wealth creation in stock markets. So last time we discussed things about financial planning. So got few requests कि financial planning के बारे में तो सर आप बता रहे हो, लेकिन थोड़ा stock market के बारे में भी आप थोड़ा सा अगर guide करोगे that will be better. So this time I decided कि बेसिक से शुरू करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। बट उससे पहले कुछ हाउसकीपिंग रूल्स होते हैं स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं हो सकते। जैसे एक प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करने आ रहे हो स्टॉक मार्केट में वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप 5 साल से कम का आपका होराइजन है तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द प्लेस कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकते हो। तो तब आपको इससे कम टाइम पीरियड है तो आपको दूसरे वेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के, कि जैसे कि आपका एफडीज़ हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, तो इस टाइप से चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। सो पहला रूल, सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट का ये है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। 5 साल से कम के बारे में अगर आप सोचते भी हो तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस बेसिकली। कुछ इश्यूज आ रहा है, शायद टेक्निकल मैसेज आया, जस्ट ए सेकेंड। शशांक, कैन यू सी गेटिंग फ्यू मैसेजेस कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा। शशांक, आप एक बार चेक कर सकते हो। पीपल आर नॉट एबल टू ज्वाइन, आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम व्हाट्सएप। सो लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिकली तो पहला रूल इक्विटी का, स्टॉक मार्केट का, स्टॉक्स का सबसे पहला रूल ये है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। 5 साल से कम का अगर आपका टाइम पीरियड है तो दिस मेक्स दिस स्टॉक मार्केट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डज नॉट मेक्स एनी सेंस। तो ये बेसिक पहला आपका प्रिंसिपल हो गया। तो आपको ये देखना है कि आपका होराइजन क्या है, उसके बाद आपको सोचना है कि आपका एसेट एलोकेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना की कोशिश करते हैं, मान लिया आपका होराइजन 5 साल 10 साल। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो टाइम होराइजन है ये इसमें बड़े एक इशू है सबसे बड़ा। लोग सोचते हैं कि मेरा जो टाइम होराइजन है 3 साल 5 साल 10 साल, ऐसा नहीं। टाइम होराइजन बहुत बड़े होते हैं हम लोगों के। जैसे जब मैंने जॉब शुरू किया तो मुझे लगता था 3 साल के लिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब 3 साल 5 साल के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है, जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन आता है, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं एक मिनट देखता हूँ। I think now 8-9 people have joined. Things have been. So जैसे हमने बात किया, आपके होराइजन पे डिपेंड करता है कि वेदर इक्विटी इज ए राइट प्लेस फॉर यू और नॉट। अगर आपका होराइजन 1 साल 2 साल 3 साल का है तो आप एफडीज और कॉर्पोरेट डेट फंड्स जो म्यूचुअल फंड के होते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। और इक्विटीज़ में आने के लिए आपको 5 साल प्लस का होराइजन लेना पड़ता है। ये तो आपका पहला बेसिक प्रिंसिपल जैसे हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि बेसिकली इक्विटी होती क्या है। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारे घर के बगल में एक अग्रवाल साहब हुआ करते थे, स्टॉक शेयर ब्रोकर हुआ करते थे। तो बहुत गंदी नज़रों से उनको देखा जाता था पूरे एरिया में। उनको लगता था कि ये लोगों का पैसा सट्टे पे लगवाता है, तो इनसे दूर रहा जाए। तो पहले हम बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि इक्विटी का मतलब नहीं मालूम था हमारे देश में कि इक्विटी होता है क्या है। इक्विटी का अगर आप देखोगे, इक्विटी बना है इक्वल से, तो मान लो आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है तो आपके पास उस कंपनी का एक इक्वल राइट है पर शेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर है, तो आपके उस शेयर का उतना ही राइट है जो मुकेश अंबानी के पास जो शेयर है उसका उतना ही राइट है। बट फर्क ये है कि आपके पास 100 रिलायंस के शेयर हैं
जबकि मुकेश अंबानी के पास 10 लाख शेयर होंगे। तो उस वजह से उसका कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ती है, उससे उसका वोटिंग राइट्स बढ़ता है, लेकिन उस शेयर की वोटिंग राइट उतनी है जितनी आपके पास है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली इस एक तरीके से उस कंपनी के ओनर बनते हो, उस बिजनेस के ओनर बनते हो। उसका प्रॉफिट भी आपको मिलता है डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में, और उसका लॉस भी आपको बियर करना पड़ता है। इन केस कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आपका कैपिटल चला जाता है, इन केस कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसका प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड देती है कंपनी, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि जो इक्विटी है ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली आप किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो, पार्टनरशिप ले रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी, सो ऑल प्रॉफिट्स एंड ऑल लॉसेस बिलोंग्स टू यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें हम लोग 2 पार्टनर 3 पार्टनर होते हैं, या मैं किसी बिजनेस में जाके पार्टनरशिप लेता हूँ, तो मैं कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए नहीं लेता हूँ। अगर मैं उसमें लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ कि एक अच्छा पैसा बने, वो मेरे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप होती है। उसी तरीके से जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने जाते हो, शेयर में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो आपको उसमें पार्टनरशिप लेनी है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप लेनी है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप 3 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, 20 साल के लिए। एक तरीके से आप मान लीजिए आप रिलायंस में, हीरो ग्रुप में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आप अंबानी जी और मुंजाल साहब के पार्टनर होगे। बस फ़र्क ये है कि मेहनत वो लोग करेंगे, बेनिफिट आपको मिलेगा उसका। और इनकेस अब जैसे अभी हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ है ये कोरोना कोविड का, तो कंपनीज लॉसेस में आ रही हैं, तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा। वहीं हमने देखा असलियत में एक जो वर्क फ्रॉम होम का एग्जांपल जो मुकेश अंबानी जी ने किया, 60-70 हज़ार करोड़ रुपया एक महीने में कमा डाला उन्होंने। तो जितने भी रिलायंस शेयर होल्डर थे उनको बेनिफिट मिला, 800-900 रुपये का शेयर 1500 रुपये का हो गया। तो एक तरीके से अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको, हम लोग बेसिकली व्हाट वी डू बेसिकली व्हेन वी इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट्स, वी फील कि नहीं हमको 3 महीना 6 महीने के लिए लगाना है, जल्दी जल्दी क्विक मनी, वी वांट टू मेक क्विक मनी आउट ऑफ इट। So when we are going to invest into stock markets, our aim should be to partner in that business. So when we are going to have a partnership, so it has to be very long term. हाँ ठीक है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि इज देयर इज सम प्रॉब्लम इन रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम होता है, देन यू कैन, दैट दीज ऑल आर बेनिफिट्स व्हेन यू आर ए शेयर होल्डर, you are more beneficial, you are getting more benefits than a company owner basically। जो प्रमोटर है उससे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यू कैन ऑलवेज पार्ट अवे। आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, या मे बी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ लिंकेज हैं, कुछ ऑपोजिशन में आ रही हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो अवे। दैट्स व्हाट दीज व्हाट्स आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट्स। तो आप सबसे दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि इक्विटी है क्या, इक्विटी बेसिकली पार्टनरशिप है। सो ये 2 प्रिंसिपल्स इक्विटी के बहुत सिंपल हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप। और मैंने स्टडी किया इक्विटी मार्केट्स को, यूएस का तो सन 1800 से किया, हम लोगों के यहाँ 1970s से किया। एक चीज़ बहुत पक्की है कि ये प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टर्स हो, तो यू क्रिएट जेन्युइन वेल्थ आउट ऑफ इट। बट प्रॉब्लम हमारे साथ इन्वेस्टर्स के साथ ये होती है कि बिहेवियर, जो एक बिहेवियर चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हम मिस आउट कर जाते हैं। तो एक रिसर्च हुई, फिडिलिटी ने एक रिसर्च करी थी। फिडिलिटी आप सब जानते होंगे कि अपने आप में एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है यूएस में। तो उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कौन बनाते हैं। तो उनका एक रिटर्न में जब उन्होंने देखा, सर्वे किया, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न उस व्यक्ति के बने थे जो कि मर चुके थे। नंबर 2 पे कौन थे, जो कि भूल चुके थे उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट किया था। और सबसे कम रिटर्न किसके बने थे, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स थे, जो खरीदना बेचना लगे रहते थे, जो रोज इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है कि आज कोरोना हो गया, कल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, कुछ अमेरिका ने चाइना का ट्रेड वॉर हो गया, कहीं वैक्सीन आ गई। तो इन चीज़ों पे जब आप बेस्ड होकर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यू एंड अप इन लूजिंग बेसिकली। तो एक रिटर्न्स का एक चार्ट आया था जिसमें ये दिखाया था, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो इतना है 14%, लेकिन इन्वेस्टर का रिटर्न सिर्फ 7% है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज के रिटर्न सिर्फ 7%। एंड दिस इज वैलिड नॉट ओनली इन यूएस
but similar research has been done in India also, and it is valid in India also. So people do keep on tinkering, अपना रोज ये CNBC और ये सब न्यूज़ सुन के बेस्ड ऑन दोज डिसीजन टिप्स जिसको बोलते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं, एंड दे एंड अप इन लूजिंग मनी, एंड बेसिकली दे एंड अप इन लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑन द कैपिटल मार्केट्स। तो फिर हम कहते हैं कि हमें रिटर्न्स नहीं आए। तो बेसिकली देखा जाए तो जो असली वेल्थ क्रिएशन हुई है पूरे, चाहे स्टार्टअप्स में हमने देखा, चाहे इन्फोसिस, इन सारी कंपनीज में देखा, तो आज की डेट में अमेजन में देख रहे हैं जेफ बेजोस इतने अमीर आदमी हो गए। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि जो असली रिटर्न जो बनता है आपका लॉन्ग टर्म में बनता है, कैपिटल अप्रिसिएशन होती है। तो आपको ये चीज़ें मान के चलनी है कि जब आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हो तो आप एक लंबे समय के लिए आ रहे हो। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि जो एक आम आदमी जब इन्वेस्टमेंट करने आता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करता है। तो एक्साइटिंग तो बहुत लगता है कि मेरे बगल वाले साहब ने इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसने कल 100 रुपये किया था, आज उसका 120 हो गया है, या काफ़ी डिविडेंड्स आ रहे हैं रोज़। तो मालूम चलता है आजकल तो ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारी चीज़ों से काफ़ी चीज़ें शेयरिंग होती, तो लोगों को लगता है कि हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स आती है लोगों को। तो जैसे कि बड़ा जार्गनाइज्ड हमारा ये जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसमें जार्गन्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं। कोई पी रेशो, एबिटा, कोई आरओई, कोई आरओसी, कोई अभी तो लोग बोलने लगे हैं अर्निंग बिफोर कोविड एंड अर्निंग आफ्टर कोविड। सो देयर आर लॉट ऑफ जार्गन्स विच बेसिकली कंफ्यूज। कोई कहता है पी ट्रेलिंग है, कोई कहता है पी फॉरवर्ड है। सो एज ए इन्वेस्टर दीज थिंग्स कंफ्यूजेस। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने जाएं जब हमें इतना ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज फेस करनी पड़ती है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, आई विल डिस्कस कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे जार्गन्स को। पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करते क्या क्या प्रॉब्लम्स। दूसरा, हम लोग एज एन इन्वेस्टर वी स्टार्ट चेजिंग रिटर्न्स। आप लोग चाहते ये हैं कि आज हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसका डेली एनएवी या डेली स्टॉक मार्केट की वैल्यू डेली हम देखें और डेली बढ़ना चाहिए। आई हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो इनिशियली हमारे साथ जुड़े, जिनको कि हमने फ़िल्टर आउट किया अपने से, उनको बेसिकली क्या डेली बेसिस पे कि आज इतनी वैल्यू हो गई, अब क्या लग रहा है कि आज अमेरिका की मार्केट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आज इंडिया की मार्केट बढ़ेगी। खुद ही सारे के सारे खुद ही वॉरेन बफे बन जाते हैं। तो पीपल स्टार्ट चेजिंग रिटर्न्स। और ये तो पुरानी कहावत ही है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो वो आपसे आगे भागती है। तो एज एन एडवाइज़र हम लोगों का मानना होता है कि आपका काम रिटर्न को चेज़ करना नहीं होता, आपका काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। बेसिकली बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ों से मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत ज़्यादा। एक, आप अपने पेड़ लगाते हो, जैसे जब आप पेड़ लगाने जाते हो, पौधा लगाते हो, उसका आप पानी देते हो, खाद देते हो, धूप आती है, फिर धीरे धीरे आप पानी देते हो, बढ़ता जाता है। आप 3 साल का पानी एक साथ दे दोगे या 3 साल का पानी एक खाद एक साथ डाल दोगे तो आपको पेड़ अगले दिन बढ़ नहीं जाएगा। इट टेक्स इट्स ओन टाइम। फिर एक बार जब पेड़ बढ़ जाता है तो ज़िंदगी भर आपको फल देता है, फूल देता है, आपको ही क्या, आपके आने वाली कितनी पुश्तों को आगे देता रहता है। तो पॉइंट यही है कि आपको इन्वेस्ट करना है इस हिसाब से कि आप उसमें समय दीजिए, अपना पेशेंस लूज मत करिए। दूसरा एग्जांपल एक बहुत बढ़िया, जैसे लोग जिम जाते हैं तो एक दिन में बॉडी नहीं बन जाती है, कितना भी प्रोटीन शेक पी लो और एक दिन पूरा दिन भर बैठ के भी आप जिम कर लोगे तो एक दिन में आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बन जाते हो। इट्स ए लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के जो दिमाग जिस हिसाब से बना है, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था आपसे, हम लोग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में बहुत विश्वास रखते हैं। हमको लगता है कि हर चीज़ जल्दी से हो जाए। हर आदमी को मालूम है कि जिम जाना अच्छा है, पेड़ उगाने अच्छा है, अच्छी सांस देगा हमको, अच्छे फल देगा, और मॉर्निंग वॉक करना अच्छा है। फिर भी हम ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं क्योंकि हम जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वी नीड टू कम आउट ऑफ इट। अब हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम एक सेकंड पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। कि ये जो हमने इस समय एक रियलिटी चेक, जो कोरोना वायरस ने हमको रियलिटी चेक दिया अभी, कि क्या क्या हो सकता है, बेसिकली ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि
बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी मित्र यहाँ पे आए हुए हैं, वो बताएंगे, वी कैन सेकेंड माई ओपिनियन कि जिनके 16-16, 17-17 साल की जॉब्स हैं वो भी खतरे में आ गई हैं। तो बेसिकली हमें एक सेकंड इनकम हमेशा अपनी तैयार करके रखनी है। एंड हम अपने माँ बाप की तरह प्रिविलेज नहीं है कि हमारी बड़ी पेंशन्स है जो कि बढ़ती जाएंगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। अभी हमने देख लिया कि सरकार ने तो बोल दिया आपको आत्मनिर्भर बनिए, तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यू नीड टू हैव ए सेकेंड पैसिव इनकम। तो मैं जैसे आपको कह रहा था कि बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हो अपना एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, उसको छोड़ना है, कंपाउंडिंग की पावर को एंजॉय करना है। ये सारे फल फूल माली बन के आप जो एंजॉय करना चाहते हो वो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इक्विटी के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि जो इनएक्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। आप बहुत ज़्यादा एक्शन लोगे तो यू विल एंड अप इन लूजिंग। इक्विटी जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इट नीड्स टू बी वेरी बोरिंग इफ़ इक्विटी एक्साइट्स यू। अगर इक्विटी मार्केट में आपको एक्साइटमेंट आने लग गया तो आप समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, यू माइट एंड अप इन लूजिंग। सो आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, एंड देन लेट द ट्री ग्रो। फिर वो आपको अच्छी सांस भी देगा, अच्छे फूल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, तो आपको फिर इंजॉय ही करना है उसको। तो ये एक इशू बहुत बड़ा है कि जो हम लोगों के क्लाइंट्स रिटर्न्स को चेस करने जाए, और रिटर्न्स को चेस करने का फ़ायदा नहीं है कि लोग आपको बताएंगे ये फ़ंड अच्छा है या ये स्टॉक अच्छा है। एक जनरल देखा गया जो स्टॉक मार्केट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्फ्लेशन के ऊपर 6-7% का रिटर्न देता है। अगर आपके देश में इन्फ्लेशन 6-7-8% की है तो एड्स अनदर 6% टू इट, यू विल एंड अप इन गेटिंग 12-13% ऑफ रिटर्न्स। वी नीड नॉट टू कंपेयर कि इनिशियली पहले हमें कितना रिटर्न्स मिला था। डोंट चेस कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, don't try to chase. Equity is more about asset allocation and compounding benefits. Equity has बहुत कम 5% से भी ज़्यादा रोल है इक्विटी में आपको एक अच्छा फंड या इन सब चीज़ों को ढूंढना। इक्विटी इज़ ऑल अबाउट योर बिहेवियर, इक्विटी इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। बी इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट्स। बेसिकली आप कितना टाइम दे सकते हो उसको, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि लोगों को लगता है कि मेरा होराइज़न कम है, तो मैं आज भी जब अपने क्लाइंट्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ें कि आपका टाइम होराइज़न क्या है, 35-40 साल के लोग बताते हैं मेरा टाइम होराइज़न 5 साल है, जबकि देखा जाए तो दे एंड अप इन कीपिंग दैट मनी फॉर 20-30-40 ईयर्स। सो एक हमारा जो सोच है कि हमारा जो टाइम होराइज़न है कम, ऐसा है नहीं, इट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम होराइज़न। जो तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा इशू आता है कि रिस्क क्या है इन्वेस्टमेंट का। रिस्क क्या है इन्वेस्टमेंट में? सबसे बड़ा रिस्क इक्विटीज़ का यही है कि आप इक्विटीज़ में जब इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इससे बड़ा रिस्क कोई नहीं है। एग्जांपल दूंगा आपको, हम लोग इमर्जिंग इकॉनमी में रहते हैं, 130-35 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, लोग खाएंगे भी तो भी इन्फ्लेशन बढ़ती है हमारे देश में। तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि एटलीस्ट कुछ ऐसा रिटर्न हम लोग बना पाएँ जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। तो सबसे बड़े किलर रिटर्न्स के होते हैं, एक तो आपका इन्फ्लेशन, दूसरा होता है टैक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आज किसी एफडी में, स्टेट बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो 6-6.5% का आपको रिटर्न मिलता है। यू एंड अप इन पेइंग 30% टैक्स, तो आपका 3-4% का रिटर्न आता है नेट। और अगर आपका महंगाई आपके देश में 5% है, जो कि ऑन एन एवरेज 4 से 5% रहती है हमारे देश में, जब हम व्हेन वी आर डूइंग वेरी वेल, जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके चलते हैं, तब स्पाइक कर जाए तो अलग बात है। तो 4 से 5% इन्फ्लेशन रहती है और आप रिटर्न कमा रहे हो 3-3.5%, तो बेसिकली आप कैपिटल लूज़ करते हो। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है जब आप ऐसे किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करते जो कि आपको आपकी महंगाई से ज़्यादा, जो कि आपको रियल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है आपका कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते। असली इक्विटी में रिस्क तभी आता है जब इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव और जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास है उसका ऑब्जेक्टिव मिसमैच करता है। जैसे मैंने बताया, इक्विटी का ऑब्जेक्टिव होता है 5, 10, 15 साल में रिटर्न्स बनाना,
जबकि हमारा होराइजन 3 साल है, तो अपने आप में रिस्क है पैसा आपका, यू कैन वेरी वेल लूज योर कैपिटल, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल गारंटी रहे। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क तब आता है जब हम पैसा उधार लेके मार्केट में लगाने, ऐसा यूफोरिया बन जाता है कभी कभी मार्केट में भी। आप देखोगे जैसे अभी हम लोग वी आर गोइंग थ्रू दिस कोविड क्राइसिस, वंस वैक्सीन्स कम अप या कुछ इलाज आता है, तो इतना पैसा यूरोपियन और यूएस मार्केट्स ने डाल दिया है अपने देशों में फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस के थ्रू, कि बहुत सारा पैसा लोगों की जेब में आ गया है, लोगों के पास खर्चने के लिए आ गया। दिस इज ह्यूज मनी दैट विल गो इनटू कैपिटल मार्केट्स वंस कोई भी अगर हमें पॉजिटिविटी मिलती है, तो बड़ा एक मैसिव बुल रन देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो कई लोग उधार लेके पैसा लीवरेज होके, लीवरेज के लिए आप फ्यूचर ऑप्शन भी लेते हो, कई लोग उधार लेके लोन लेके भी पैसा लगाने लगते हैं। तो आप जब व्हेन यू टेक लीवरेज पोजीशंस, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू हो, चाहे आप लोन लेके पैसा लगा रहे हैं, सो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज इट कैन वाइप आउट एवरीथिंग आउट ऑफ यू। सो हमें ये भी देखना है कि हम इस टाइप का कोई भी ऐसा रिस्क न रहे। सबसे बड़ा रिस्क, एक सबसे बड़ा रिस्क और जो आता है इन्वेस्टमेंट का, जब हम डाइवर्सिफाई नहीं करते, जब हमको लगता है कि ये स्टॉक तो अच्छा ही अच्छा है, लेट अस पुट ऑल मनी इनटू इट, वहीं आपका रिस्क शुरू हो जाता है। जब हमको लगता है कि नहीं इंडिया ही सबसे अच्छा करने वाला लगता है, तो आपका कंट्री स्पेसिफिक रिस्क शुरू हो जाता है। आपको लगता है ये सेक्टर सबसे अच्छा करेगा, वहीं आपका रिस्क शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूंगा, आज की डेट में सबसे अच्छा सेक्टर जो सबको लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा सेक्टर लगता है, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। लगभग 10 साल के अपने बियर रन के बाद बाहर आ रहा है। 10 साल से गिरा हुआ था काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे, पर आप देखिए उसकी डिपेंडेंसी कहाँ है। उसकी डिपेंडेंसी यूएस के अप्रूवल्स पे है, उसकी डिपेंडेंसी कहाँ है, जो भी अप्रूवल्स, मान लो एक अप्रूवल नहीं आता है या एक उसकी फैक्ट्री पे यूएस के एफडीए आके बोल देता है कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है, तो तेज़ी से आपका शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा। आप जो 200-400 रुपये का शेयर प्राइस है, 100 रुपये पे भी आ सकता है। वही आप पूरा एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करके रखेंगे तो वो रिस्क आपका ख़त्म हो जाता है। तो जब जहाँ आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने लगता है, जब आप बहुत ही कंसंट्रेटेड, आप वॉरेन बफे नहीं हो जो 5-7 स्टॉक्स के साथ आप अपना जीवन यापन कर लोगे। यू नीड टू हैव ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो रिस्क आपके साथ रहेगा ही रहेगा। तो ये बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर किए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग एज इन्वेस्टर फेस करते हैं। तो सबसे पहली जो हमने प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करी थी वो ये थी कि बड़ी जार्गन्स है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि अगर हम लोग बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब हमने रियलाइज़ किया कि एक सैलरी इनकम से या एक इनकम से हमारा काम नहीं चल रहा है, तो 2-3 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के इन इक्विटी मार्केट्स। सबसे पहला सबसे आसान तरीका होता है, जो सबसे सज्जन तरीका होता है, दैट इज़ टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। कि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, चाहे वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करिए, चाहे लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। आप किसी प्रोफेशनल को, फंड मैनेजर को अपना पैसा दे दीजिए ताकि वो बेस्ड ऑन हिज नॉलेज वो आगे इन्वेस्ट करें। तो एक सबसे आसान तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जब आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जब आपको लगता है कि नहीं अब मेरे पास बेसिक नॉलेज है, मैं उन जार्गन्स का को सॉल्व कर सकता हूँ और मैं कुछ एनालिसिस अपना कर सकता हूँ, चाहे फंडामेंटल हो गया एनालिसिस, चाहे उसमें आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, आपको लगता है आपका मॉडल है, तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक ब्रोकर्स के साथ आपको ब्रोकिंग अकाउंट खोलना है और एक डीमेट अकाउंट खोलना है और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करने जाओगे, मेरी राय यही रहेगी कि डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट करिए, पोर्टफोलियो बनाइए अपना कम से कम 20-25 स्टॉक्स का। फिर देखिए कि कौन से स्टॉक्स आपके अच्छे कर रहे हैं, या आपकी कौन सी जो भी आपने वैल्यूएशंस लगाई हैं, जो भी जिस तरीके से भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आपका एक आपने ट्रेंड बनाया है इन्वेस्टमेंट करने का, वहाँ से शुरू करिए। 20-25 स्टॉक्स आपने एक बार बना लिए तो डेफिनेटली 5-7 आपके अच्छा करेंगे, 5-7 खराब करेंगे, 10-12 मार्केट के हिसाब से चलेंगे। देन यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि हाँ मैंने ये जो, और तरीका ये है कि आप एक जो जिन स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट करें, आप थीसिस बना के चले उसका, उसको आप
नोट कर ले कि इस स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं निपुण मदान के कहने से कर रहा हूँ, या मैं अपने रिसर्च से कर रहा हूँ, या मैं किसी थर्ड पार्टी के कहने से कर रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं एक ही थीसिस बना के रखता हूँ जब भी मैं अपना स्टॉक्स इन्वेस्ट करता हूँ। मैं बना के रखता हूँ कि क्यों मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कारण है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस में हमने लोगों को राय दी कि अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखे, तो उसके पीछे थीसिस यही था कि रिलायंस डेटा इज़ न्यू ऑयल बेसिकली। तो प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है इस कंपनी के पास, और ऑलमोस्ट डुओपली हो चुकी है हमारे देश में भारतीय और रिलायंस की। तो थीसिस हमारा यही था बेसिकली कि बार्गेनिंग पावर है इस कंपनी के पास, नेटवर्क पावर है, और जिस हिसाब से हैं कोविड ने आके जो चीज़ें अगले 3-4 साल 5 साल में ऑनलाइन होनी थी, उनको तुरंत तीन चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाया, एक्सपीडाइट किया है। तो हमको लगता है कि ये शेयर अभी, बिकॉज इट इज़, जो इसका लॉस था रिफाइनिंग का, दिस विल बी ओवरकम बाई आपका डिजिटल पार्ट। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से डिजिटल अभी तक सो फार सो गुड चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से आपको थीसिस बनाना है। आप किसी फार्मा के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या बेसिस पे है कि इंडिया के बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि इंडिया में डिमांड बढ़ेगी, आप उस बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि यूएस में डिमांड बढ़ेगी। तो अपने थीसिस बनाइए, 25 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें से आप ऊपर नीचे देखते जाइए, अपना रिव्यू करते रहिए कि क्या चल रहा है। तो चीज़ें आप अपने आप सीख जाओगे। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप आज लगाया, आपने 15 दिन के लिए लगाया। तो ये चीज़ें शुरू में बहुत एक्साइटिंग लगती हैं, बट बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट पे नहीं करती। और सच बात तो ये है कि 24 घंटे का फिर काम हो जाता है बेसिकली। आपका अपना कोर काम कुछ और है, और आप सिर्फ अगर इस काम में लग गए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग के लोग जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं वो पैसा नहीं कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं, बट ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स दे आर ऑन द स्क्रीन ओनली, पूरा अपने थीसिस पे काम करते रहते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर या एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए और इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें कि सोचिए। तीसरा तरीका जो तो कुछ लोगों का मानना ये था, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं तो बहुत पूरे फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जाती, और डायरेक्टली स्टॉक्स में उनको लगता है कि हम स्टॉक कैसे चुने, अभी हम उतना एक्सपीरियंस नहीं। तो एक तीसरा तरीका होता है पीएमएस और स्मॉल केस नाम के आजकल चीज़ें चल रही हैं, जिसमें हर फंड मैनेजर आपके अपने पीएमएस बनाता है और आपके साथ भी राय भी ले सकता है बेस्ड ऑन द सम। क्यों बड़ा सम होता है तो आपके साथ भी डिस्कस करेगा। तो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती है, एक्सक्लूसिव सर्विसेज होती है, जिसमें आपके साथ डिस्कस करके आपका पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू कि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ थ्रू म्यूचुअल फंड, बहुत ही प्रेफर्ड रूट है। आप छोटे से छोटा अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू स्टॉक मार्केट्स। एंड थर्ड, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू पीएमएस या स्मॉल केस करके। आजकल पीएमएस का अमाउंट बड़ा हो गया है, 50 लाख हो गया है, तो उसका एक शॉर्टर वर्जन आ गया है स्मॉल केस, जो 5 लाख 10 लाख जो एडवाइजरी बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन तीन तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेसिकली कि अब कैसे आप स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करना, और कहाँ विच शुड बी योर प्रेफर्ड रूट। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड स्टार्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आप SIPs करो, छोटे छोटे अमाउंट, 1000 2000 5000 10,000 जो भी आपका सरप्लस हो, हर महीने इन्वेस्ट करिए। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि मार्केट उतार चढ़ाव का एवरेज आपको मिल जाएगा और आपका डिसेंट रिटर्न्स बन जाता है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करने जाओगे तो अब 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हुआ करते थे, पीटर लिंच करके हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि आपके चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं आप उनमें इन्वेस्ट करिए, जो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब कोलगेट टूथपेस्ट करते हैं और इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो क्यों ना मैं कोलगेट पामोलिव का शेयर ले लूँ। मैगी लोग खाते हैं तो क्यों ना मैं नेस्ले का ले लूँ। हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट जी साहब बहुत बिक रहा है, क्यों ना मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लूँ। गूगल हम यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन यूज़ करते हैं। ये 4 शेयर इंडिया में नहीं है, लेकिन आप यू कैन वेरी वेल इन्वेस्ट अब
बहुत आसान हो गया है कि बहुत सारे ब्रोकिंग आपको फर्म्स अलाउ करते हैं कि आप बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये सबसे बढ़िया रूट है कि आपको जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, जो और आपके चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं आप उनमें इन्वेस्ट करिए। नेस्ले हो गया, कोलगेट पावर, मैं कोई शेयर अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक जनरली आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आप गूगल यूज़ कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स आप खूब देख रहे हो। जूम का एग्जांपल है कि आप आज की डेट में जूम पे लोग काफ़ी अपना प्रेजेंटेशंस, ऑफिस, हम लोग के तो ऑफिस जूम पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी ये वायरस आया हुआ है तो फ्लाइट्स जो जितने भी हमारे एयरलाइन प्रोवाइडर है, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा तो यू कैन, तो जो भी चीज़ें आपके चारों तरफ हो रही हैं आप देख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि किसका यूजेज ज़्यादा होता है, उस तरीके से आपको इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो चारों तरफ चीज़ें आपको मालूम है वो सबको मालूम है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मशीन है जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही समाई होती है। तो अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि एकदम से फार्मा कंपनीज अच्छा करेंगी, बड़ा मेडिसिन का वैल्यू बढ़ गया है, तो सबको मालूम है। जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, दे नो, सो एवरीथिंग इज बीन प्राइस्ड इन। अनलेस कोई कंपनी के पास एकदम से वैक्सीन आ जाए या कुछ आ जाए, जो चीज़ें नहीं मालूम, तो ये बेसिकली तो उस तरीके से आप वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट मोर और लेस थिंग्स आर बीइंग डिस्काउंटेड इन द मार्केट। तो आपको ये देखना है कि आपका जो होराइजन है वो आपके थीसिस के हिसाब से होना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे पसंद हैं कि ये हिंदुस्तान लीवर की चीज़ें बिकती रहेंगी। तो आप ये मत सोचिए कि 3 महीने में ज़्यादा बिक गई, लॉकडाउन के दौरान नेस्ले की मैगी ज़्यादा बिक गई तो आपका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, वो डिस्काउंटेड है। लेकिन आपको लगता है कि 5 साल 10 साल में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, ब्रांडेड चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ध्यान से इसमें यू विल हैव टू कीप नोटिस ऑन दैट, वेरी कीन नोटिस, कि वैल्यूएशंस क्या है। एक चीज़ बिल्कुल माननी पड़ेगी जिसको कि हम रिवर्जन टू द मीन बोलते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में। कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक अपने मीन से, जो अपना मिडल पॉइंट है, उससे बहुत समय तक बहुत दूर नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्टॉक मार्केट बेसिकली मैंने आपको बताया एक पेंडुलम की तरह होती है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। वो जब चीज़ें अच्छी चलने लगती हैं तो बहुत आगे जाता है, और चीज़ें जब ख़राब चलने लगती है तो बहुत पीछे चला जाता है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करोगे आपको ये सोच के करना पड़ेगा कि आप किस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंडुलम बिल्कुल राइट साइड में जा चुका है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ से सीधा गिरना शुरू होगा, गिरते जाएगा और अपनी फेयर वैल्यू से भी नीचे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको फेयर वैल्यू शेयर की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आखिर फेयर वैल्यू है क्या। ये मैं तब कह रहा हूँ शेयर्स में आपको तब आना जब आप खुद ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं, या आप अपने एडवाइज़र के साथ मिलकर एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो चीज़ें सारी चारों तरफ आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, कहीं वो अपनी वैल्यूएशन से आगे तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे, एग्जांपल देता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना 80 के पी पे है, तो 80 साल लगेंगे, आज वो अर्निंग जितना अर्न कर रहा है 80 साल में इतना आपको लौटाएगा जितना शेयर प्राइस पे है। तो क्या हमको लगता है कि उसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है कि आज से तेज़ होगा? अगर हमको लगता है जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, नहीं, आज वो 15% से ग्रो कर रहा है, वो 25% से ग्रो करेगा, तो हाँ तभी अच्छा प्राइस हो सकता है, आगे चल के वैल्यूएशन इसकी सही हो जाए। तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कहीं कोई चीज़ अपने वैल्यूएशन के आगे तो नहीं, कहीं अपनी फेयर वैल्यू से बहुत आगे तो नहीं जा चुकी है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी है। हमने देखा, ऐसा लगने लगा था आज से 4-6 महीने पहले कि अपनी वैल्यूएशन से आगे थी। नाउ देयर इज नथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इन द मार्केट्स, स्पेशली यूएस मार्केट्स में। हम लोगों को ऐसा लगने लग गया था स्टॉक मार्केट अच्छा कर रही है, यूएस स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, जॉब लॉसेस बिल्कुल खत्म, जॉब डेटा ही बिल्कुल इतना बेहतरीन हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। देन दिस क्राइसिस केम एंड
रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अपनी वैल्यूएशन से आगे कुछ भी नहीं भाग सकता है, तो चाहे स्टॉक हो चाहे शेयर मार्केट हो। इसी तरीके से हमारी मार्केट का हमको एवरेज देखना है कि जो भी बने हैं प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, जो भी वैल्यूएशन बने अपने एवरेज से ऊपर तो नहीं। बहुत डेटा इसमें आप सर्च करोगे तो गूगल में यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, मैं आपको डेटा दूंगा कि जिसमें कि अभी तक लॉन्ग टर्म में क्या एवरेज रहा है, क्या हम उस वैल्यू एवरेज के ऊपर तो नहीं। तो लेकिन क्या होता है कि यूफोरिया क्रिएट हो जाता है जब मार्केट बढ़ रही होती है, हमको लगता है कि नाउ दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एंड नथिंग कैन गो रॉन्ग। सो जब इतना कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में आने लग जाए देन यू कैन रियलाइज कि नहीं, चीज़ें गड़बड़ा रही। तो आपको ये देखना है कि वैल्यूएशन से आगे तो नहीं है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे स्टॉक्स हो। और जब स्टॉक मार्केट फॉल करती है, अगर कोई स्टॉक का वैल्यूएशन ठीक भी होता है तो वो एक मार्केट स्पेसिफिक रिस्क में वो भी नीचे आ जाता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब आपको लगे फेयर वैल्यू। तो आपको बेसिकली एक एसेट एलोकेशन करना है कि कभी इक्विटी में अपना परसेंटेज बढ़ाना है, कभी इक्विटी में अपना परसेंटेज कम करना है। तो अभी एक डिमांड आई है कि क्या आप स्टॉक रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, स्टॉक से ज़्यादा हम थीम रिकमेंड करेंगे, मैंने डिस्कस भी किया। तो अभी जो बेसिकली चीज़ें चल रही हैं, अभी हम लोग लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं तो काफ़ी बिहेवियरल चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लोग काफ़ी हाइजीन को पसंद करने लग गए हैं, अपनी सेहत का ध्यान बहुत ज़्यादा देने लग गए हैं। तो कुछ सेक्टर्स जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं इस समय, तो एक तो अपना फार्मास्यूटिकल है ही है, दूसरा टेलीकॉम सेक्टर भी हमको बहुत अच्छा लगता है। और टेलीकॉम में आप जानते ही हैं दो ही स्टॉक्स है, एक रिलायंस है और एक भारती है। और तीसरा सेक्टर जो हमको टेक्नोलॉजी सेक्टर, खासकर यूएस का टेक्नोलॉजी सेक्टर हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर जगह पे टेक्नोलॉजी है स्टार्टेड प्लेइंग, वेदर इट इज़ हेल्थ, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ पे टेक्नोलॉजी एक अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने लग गया है। अभी हमने देखा कि चाइना के ऊपर काफ़ी बैकलैश हो रहा है, तो हम काफ़ी लोगों ने कहा कि इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब हमने सर्वे किया कि जब चीज़ें लोगों से डिस्कस करें कि क्या ऐसा होने वाला है, नो डाउट कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि हमारी बहुत कंजम्पशन, बहुत बड़ी इकॉनमी है, 130-135 करोड़ की जनसंख्या है। चाहे जीडीपी पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन फिर भी हम कंज्यूम बहुत करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। लेकिन ये सोचना है कि चाइना से निकल के 30-40% का फैक्ट्रीज इंडिया में आ जाएंगी, तो ऐसा कुछ लगता नहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजी है स्टार्टेड प्लेइंग ए वेरी बिग रोल। अब जो फॉर एग्जांपल यूएस, फ्रांस, इन कंट्रीज़ को कंज्यूम करना है, वो अपने घर में भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दे अब जो चीप लेबर जो एक पार्ट हुआ करता था, जिसका चाइना ने खूब एंजॉय किया या वियतनाम एंजॉय कर रहा है, तो वो चीज़ का एक जो आर्बिट्राज था वो काफ़ी ख़त्म हो गया। तो टेक्नोलॉजी वाइज हमें इंडिया से ज़्यादा यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत पसंद हैं। उसमें आपके ये स्टॉक्स तो हो ही गए, फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स और अल्फ़ाबेट, गूगल जिसको कहते हैं। प्लस हमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, जो कि एज ए वेंडर है उन कंपनीज़ की, जिनकी वैल्यूएशंस भी बहुत आगे नहीं बढ़ी हैं। वो कंपनीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनीज़ हो गई। माइक्रोसॉफ्ट अपने अपने क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्योंकि हर चीज़ अब ऑफिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि अभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो जिसके पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर गोइंग टू बी, वो राजा होंगे। अब कोरोना वायरस इतना चल रहा है, लोग अपना ऑफिस जाने से डरते हैं। सेम हमारे यहाँ हो सकता है उतना बिहेवियरल चेंज ना हो, बट यूएस वगैरह में बहुत बिहेवियरल चेंज होगा। ये ऑटोनोमस कार्स और ये सब चलेंगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, इस टाइप से जो भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें मैंने आपको जैसे बताया ये फैंग स्टॉक्स तो हैं। इसमें आप मैं मानता हूँ कि डायरेक्टली इंडिया के बाहर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप कुछ फंड्स का रूट ले सकते हैं। एक जेपी मॉर्गन का टेक्नोलॉजी फंड है जो इंडिया में एडलवाइस का एक फीडर फंड है, एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड, वो बहुत अच्छा फंड है, काफ़ी एक्टिव फंड है। और एक पीजीआईएम का ग्लोबल इक्विटी फंड है, वो अक्रॉस दी ग्लोब इन्वेस्ट करते हैं। लगभग 50-60% यूएस में किया है, 13-14% चाइना की टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया है, हांगकॉन्ग में किया है।
तो ये दो फंड्स हैं, हमको लगता है कि अगर आपको बाहर इन्वेस्ट करना है तो ये दो फंड्स को आप चूज़ कर सकते हो। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल अच्छा लग रहा है हमको। चाइनीज़ केमिकल इंडस्ट्री बिल्कुल हेड ऑन लेती है इंडिया की चाइनीज़ को। चाइनीज़ हैज़ बिन दी मेन रॉ मटेरियल प्रोवाइडर फॉर केमिकल इंडस्ट्री। तो हमको लगता है कि वहाँ पे हमारा टाटा केमिकल्स टाइप की कंपनीज़ काफ़ी अच्छा करेंगी। और तीसरा मैंने आपको टेलीकॉम बता दिया है। फार्मास्यूटिकल में थोड़ा लार्ज कैप के साथ ही आप अगर ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, डिवीज़ लैब इन सब के साथ जाएंगे तो यू विल, आई एम होपफुल आपको काफ़ी बेनिफिट्स इस साइड में मिलेंगे। और मुझे को लगता है कि कंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़ोर होगा, तो एक LNT की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है वैल्यूएशन पे। और एक स्टॉक जो अपना सच्चाई से सामना नहीं कर पाया, जिसको कि ITC कहते हैं, जो कि आज भी सिंध स्टॉक माना जाता है, टोबैको कंपनी मानी जाती है, वो काफ़ी डिविडेंड यील्ड में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, इट्स माय व्यू ओनली, कि कहीं ना कहीं आगे चल के डिज़र्व भी करता है। वो FMCG को अलग करेगा अपने टोबैको पार्ट से, तब असली वैल्यू अनलॉकिंग हमको अगले 6 महीने 1 साल में कहीं ना कहीं ITC के अंदर भी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक कंज्यूमर स्टेपल्स का सवाल है, कंज्यूमर स्टेपल्स में वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है, फिर भी मुझको लगता है कि समथिंग लाइक मैरिको, ये जो सफोला बनाते हैं आपका, इट शुड डू वेल। डाबर हो गया, काफ़ी आप लोकल के लिए वोकल होने का टाइम चल रहा है, तो ये डाबर हो गया, मैरिको हो गया, मुझको लगता है कि काफ़ी इन पे दे विल बी दी बेनिफिशरीज। तो आप इन दो स्टॉक्स को भी देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। तो फिर बेसिकली आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हो। बाकी आपको अगर प्रॉपर पोर्टफोलियो चाहिए तो वी कैन डिज़ाइन ए स्मॉल केस फॉर यू, और वी कैन ऑलवेज डेवलप ए पोर्टफोलियो फॉर यू। तो जहाँ तक ये स्टॉक्स की बारे में, फिर भी मेरी राय यही रहेगी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया अभी तक, तो स्टार्ट विद सम गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स। काफ़ी अच्छे फंड हाउसेज हैं, एक्सिस हो गया, पराग पारिक हो गया, मेरा ही हो गया, ये काफ़ी कंसिस्टेंट फंड हाउसेज रहे हैं, इन पे आप ध्यान दे सकते हो। और फिर आप जब आपको लगे कि नहीं आप तैयार हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में भी आ सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लोग बिल्कुल राय देने के लिए आपको हमेशा तत्पर हैं। आप कभी भी यू कैन डायल टू मी, और वी विल बी वेरी फोर्थ कमिंग फॉर ऑल योर हेल्प। So this is what I wanted to convey as far as stock markets. तो रियल वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक मार्केट आपके जैसे घर के बाहर का पेड़ है, अभी आप उसको पानी दीजिए, धूप लगने दीजिए, खाद दीजिए, फिर एंजॉय करिए उसका बेनिफिट, लंबे समय तक करिए। आप भी एंजॉय करिए, आपके बच्चे भी एंजॉय करेंगे, कितनी पुश्ते एंजॉय करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। और इस बार जो आप बढ़िया एयर एंजॉय कर रहे हैं, उस पेड़ के लगने से आप हमेशा वो एयर एंजॉय कर सकते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा धरती के लिए। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल, बट रियल वेल्थ क्रिएशन आपको यहीं से मिलेगा। आप बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, यू विल रियलाइज 5 years 7 years 10 years डाउन द लाइन कि किस तरीके से आपको ये जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी नेवर चेंजेस एंड इट कैन नेवर चेंज। यू गिव टाइम, यू विल गेट द बेनिफिट्स। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपके लिए ये शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन चलेगा नहीं इसके अंदर।